हेलो माय यूट्यूब फैमिली, टुडे वी आर कमिंग बैक विद न्यू वीडियो। तो आज हम बात करेंगे 90s की। 90s में हर्षद मेहता से भी बड़ा कौन सा स्टॉक मार्केट का स्कैम हुआ था और किस तरीके से उस घोटाले को किया गया था। तो ये बात है 90s की। मस्जिद में खड़ा एक आदमी दीवार को चूम रहा था। जब भी वहां खड़ी पुलिस को शक होता है ये तो वही आदमी है जिसको वो ढूंढ रही है। जब भी उसका सब इंस्पेक्टर कहता है जनाब थोड़ा सब्र कीजिए, अगर हमने बिना सोचे समझे इसको कुछ कहा तो बहुत बड़ा ड्रामा हो जाएगा। उसके बाद पुलिस वाला सोचने लगता है और उसके बाद वो एक शब्द बोलता है लाला, और वहां एकदम से पलटकर वो आदमी पीछे मुड़ता है और यही उस आदमी की सबसे बड़ी भूल थी, बिकॉज अब उसका पूरा चैप्टर क्लोज होने वाला था। अब सवाल आता है कौन था ये लाला, क्यों उसने पीछे पलट के देखा, क्यों आई थी पुलिस उसको पकड़ने के लिए मस्जिद तक। जानने के लिए इसी वीडियो में बने रहिए और आगे हम बात करते हैं। स्कैम 1992 के बाद लोगों को लगता है इससे बड़ा कोई स्कैम ही नहीं था, लेकिन नहीं, ये गलत है। इससे भी बड़ा हैरान कर देने वाला स्कैम स्टॉक मार्केट और मुंबई में हुआ है। स्कैम अब्दुल करीम स्टैम्प पेपर घोटाला, जिसको हम कहते हैं अब्दुल करीम स्कैम घोटाला। ऑफिशियली माना जाता है ये स्कैम 30,000 करोड़ का था, लेकिन सिर्फ पुलिस के हाथ 2,000 करोड़ ही लगे। बहुत कुछ बड़ा पकड़ा गया इस स्कैम में। उस समय के कुछ लोगों का एस्टिमेट लगा के ये बताना है कि ये स्कैम 30,000 करोड़ का नहीं बल्कि 1,00,000 करोड़ का स्कैम था। जी हाँ, हर्षद मेहता के स्कैम से भी बड़ा स्कैम था, और ये मैं बात कर रहा हूँ 1994 या 1997 के। अब हम जानेंगे इस स्कैम को किस तरीके से अंजाम दिया गया। रुपया ही रुपया, पैसा ही पैसा, उस टाइम पे हर्षद मेहता तक को पीछे छोड़ देने वाला आदमी ही था ये। लोग प्यार से लाला नाम से इसको जानते थे। माना जाता है एक रात इसने क्लब में लड़की के ऊपर 85 लाख से भी ज्यादा पैसा उड़ा दिया, सिर्फ एक रात में। सोचिए उसके बाद कितना कैश होगा उस रात। और उस समय इस बंदे ने पूरे देश को हिला के रख दिया, और ये बात चारों तरफ फैलने लगी आग की तरह इंडिया में। और क्योंकि इस आदमी का एम्पायर 18 कंट्रीज, 70 सिटीज और 350 एजेंट्स थे इसके पास। अब बात आती है इतने बड़े स्कैम की शुरुआत कहां से हुई। तो इसको समझाने के लिए हम टाइम में थोड़ा पीछे जाएंगे और समझेंगे कहां से क्या स्टोरी स्टार्ट हुई थी। अब हम अर्ली 90s की बात करेंगे, वो भी मुंबई की। उस टाइम मुंबई में माफिया का बहुत नाम था। बहुत सारे क्राइम मुंबई में हुआ करते थे बाहर बैठे बैठे, और स्टॉक मार्केट बहुत फेमस हो रही थी हर्षद मेहता की वजह से। और अब्दुल करीम के पिताजी एक गवर्नमेंट ऑफिसर थे रेलवे स्टेशन पे, और उनके फादर के एक्सपायर होने के बाद उन्होंने खुद ही अपनी पूरी पढ़ाई स्पॉन्सर करी। रेलवे स्टेशन में सब्जियां बेच बेच के उन्होंने अपनी पढ़ाई का खर्चा उठाया और उन्होंने बीकॉम तक अपनी पढ़ाई कंप्लीट करी। और उसके बाद अब्दुल करीम अपने गांव के लोगों को अरब कंट्रीज भेजा करता था मजदूरी करने के लिए। जब ये अरब कंट्रीज लेके जाता था अपने गांव के लोगों को, तो इसको समझ आया कि पासपोर्ट और बाकी डॉक्यूमेंटेशन में बहुत प्रॉब्लम होती है। तो इसने वहां से घोटाला करना शुरू करा। इसने पहले फेक पासपोर्ट बनाए, फेक डॉक्यूमेंट्स बना बना के ये बाहर अरब भेजा करता था। तो इस चक्कर में इसको कई बार जेल भी जाना पड़ा, लेकिन वहां भी ये अपने काम को करता रहता था। इसका जेल में आना जाना लगा रहता था। लेकिन एक बार कुछ ऐसा हुआ जेल में जो इससे पहले से साथ कभी नहीं हुआ, और इसी ने इसकी जिंदगी बदल दी। ये एक बार एक बंदे से मिलता है जेल में जिसका नाम था रतन सोनी। जी हाँ, ये उससे मिलता है, और वो भी एक क्राइम के केस में जेल में आया हुआ था। लेकिन यूजुअली क्या होता है, लोग ना सुधर जाते हैं जेल में जाके, लेकिन इसके साथ ऐसा नहीं था। ये वहां जाता, नए दोस्त बनाता, पुलिस वालों को दोस्त बनाता, और उनके साथ मिलके अपने बाहर हो रहे घोटाले को अंजाम देता। सोनी क्या करता था, हम इस बारे में भी थोड़ा जान लेते हैं। अब जैसे आज के टाइम में किसी सेलर या बायर से स्टॉक लेते हैं देते हैं, ये सब ऑनलाइन ब्रोकरेज के थ्रू होता है। लेकिन उस टाइम पे अगर आपको किसी से स्टॉक लेना है या बेचना है तो ये सब ऑफलाइन होता था। इसको कहते हैं स्टॉक सर्टिफिकेट मिलता था उस समय। जैसे सेलर को अपना कोई स्टॉक सेल करना है तो वो फिजिकली पेपर पे, जो वैलिड गवर्नमेंट पेपर होता था, स्टॉक सर्टिफिकेट जिसको कहते थे, उस पर लिख के देता था और सेलर को वो दिया करता था। तो पहले इस तरीके से चलता था। तो ये क्या करता था सोनी, उस टाइम पे फेक स्टॉक सर्टिफिकेट बनाया करता था, जिसके चक्कर में जेल भी गया। और ये सारी बात है हर्षद मेहता के टाइम की।
तो वहीं से अब्दुल करीम का दिमाग चला, उसने एक नया प्लान बनाने की सोची कि फेक डॉक्यूमेंट और फेक पासपोर्ट को छोड़ के मैं कुछ बड़ा और अलग करना चाहता हूँ, जो लोगों की नजरों में भी ना हो और मैं इजीली कर भी पाऊँ। तो उसने सोचा स्टॉक मार्केट तो बहुत बड़ी चीज हो गई, इसमें हाथ डालने की जरूरत नहीं है मुझे, हम इसको छोटे लेवल पे करते हैं। तो इसने स्टैम्प पेपर से शुरुआत करी। ये क्या करता था, स्टैम्प पेपर के अगर एक बार सील लग जाती है तो वो चाहे 10 रुपए का हो, 50 रुपए, 5,000 का, वो आखिरी वक्त से में ही जाना होता है। इसने सोचा ये तो पकड़ा नहीं जाएगा, फर्जी स्टैम्प पेपर बनाने हैं और उनको सर्कुलेट करना है। तो इसने सोचा फर्जी स्टैम्प पेपर बनाए जाए। स्टैम्प पेपर लीगली वैलिडेशन होता है गवर्नमेंट की तरफ से अगर किसी काम को किया जा रहा है सही तरीके से, और ये प्रिंट होने के लिए सिर्फ नासिक में ही प्रिंट होते हैं, इंडियन सिक्योरिटी प्रेस में, मैं आपको बता दूं। और ये सिर्फ प्रिंट होते हैं नासिक इंडियन सिक्योरिटी प्रेस में। जी हाँ, ये पूरे भारत में एक ही जगह प्रिंट होते थे, नासिक में। और आपको एक बात और बता दूं, जो आपके पासपोर्ट है वो भी यहीं पर ही प्रिंट होते हैं, और इसको इंडिया की गवर्नमेंट ओन करती है इस मशीन को। तो पेपर तो सेम ही रहता है, लेकिन जैसे स्टैम्प पेपर लिखी वैल्यू बदल जाती है, वैसे ही उसका प्रीमियम बदल दिया जाता है। तो अब्दुल जी ने लूप होल निकाला, जैसे हजरत मेहता ने बैंक का लूप होल निकाला था। अब्दुल को मालूम चला कि मशीन तो नासिक में है, और वो प्लान बनाने लगा। किसी तरह वो नासिक पहुंचा और वहां पे उसने पुराने स्टैम्प पेपर उठाने शुरू करे, और पुराने स्टैम्प पेपर को वॉश करके, धो के, क्लीन करके वो मार्केट में सर्कुलेट करने लगा, बेचने लगा। और एक दिन वहां पर वो एक एम्प्लॉय से मिलता है जहाँ पे ये सब प्रिंट हुआ करते थे, और उसने वहां पर एक प्लान बना लिया। जो मशीन सिर्फ वहां होनी चाहिए थी, एम्प्लॉय को रिश्वत दे दे के इसने अपनी तरफ करना शुरू करा। और वहां पुरानी मशीन थी जो स्क्रैप होने के लिए बाहर जाया करती थी, उनको इसने खरीदना शुरू करा और मार्केट में फेक और रियल पेपर बना के बेचना शुरू किया। और मार्केट में फेक स्टैम्प पेपर बना के बेचना शुरू किया। उस टाइम स्टॉक मार्केट में जब कोई डील करता था तो स्टैम्प पेपर का ही यूज हुआ करता था, और एक बार कोई पेपर यूज हो जाए तो वो वेस्ट हो जाया करता था, और उस वेस्ट पेपर की कोई वैल्यू नहीं रहती थी। और ये फिर कबाड़े वाले के पास जाके पुराने पेपर उठा के लाता था और उनको क्लीन करके उनको बेचता था। और पुरानी मशीन ऑप्शन करवा करवा के इसने धीरे धीरे सारी मशीन खरीदना शुरू करा। और अब कोई नहीं बता सकता था मार्केट में क्या नकली पेपर चल रहा है कि असली पेपर चल रहा है, सारे स्टैम्प पेपर सेम लगने लगे थे। और अब मार्केट से गवर्नमेंट पेपर गायब करवाने के लिए भी ये रिश्वत देने लगा। और फिर इस काम को बड़े लेवल पे करने के लिए इसने 350 एम्प्लॉय हायर किए जो एमबीए स्टूडेंट्स थे, और उनके थ्रू ये इस काम को करवाया करता था। इंडिया में हर डील करने के लिए स्टैम्प पेपर की जरूरत होती थी उस समय। जितना ज्यादा बेचोगे उतना ज्यादा कमीशन दिया करता था। यहाँ तक कि LIC और BSC जैसी बड़ी कंपनी भी इससे स्टैम्प पेपर खरीदने लगी। क्यों खरीदने लगी थी अगर हम बात करें, गवर्नमेंट 500 रुपए का स्टैम्प पेपर बेचती थी 480 रुपए में, और ये बेचा करता था 470 रुपए में। तो LIC और BIC क्यों नहीं बाय करेगी? अगर कंपनी का मुनाफा हो रहा है वो तो वहीं से बाय करेगी ना। तो BSC ने सोचा स्टैम्प पेपर ही तो है, इसी से खरीद लेते हैं। अब सोचो, एक स्टैम्प पेपर की बात नहीं कर रहा मैं यहाँ पे, उसको आप लाखों स्टैम्प पेपर से मल्टीप्लाई करो तो कितना बड़ा मुनाफा ये कमाया करता था उस टाइम पे, और बड़े बड़े व्यापारी को भी सस्ते में बेचा करता था। तो फिर आता है जयंत, जो इसी के गांव से था। ये बात है ईयर 1994 से 1996 तक। अब्दुल ने इतनी सारी प्रॉपर्टी बाय करी थी कि माना जाता है उसने कानपुर में 500 करोड़ की प्रॉपर्टी बाय करी थी, और पुलिस वालों ने सिर्फ 100 करोड़ की प्रॉपर्टी अभी तक पकड़ी है। पुलिस वालों को इतना दुखी कर रहा था, पुलिस वाले भी इसको गाली देते थे। स्टैम्प में कौन हेरा फेरी करता है, करना था करेंसी या नोट में होती है। अब्दुल ने कॉन्सेप्ट ही कुछ ऐसा चुना जो किसी की नजरों में ना आए और ना कोई इजीली वेरीफाई कर पाए। एक रात बेंगलोर के पुलिस स्टेशन में एक फोन कॉल आता है। बताया जाता है अब्दुल करीम अजमेर जा रहा है। पुलिस वाले सिविल ड्रेस में मस्जिद के पास पहुंच जाते हैं। वो 7 दिन वहां ढूंढते हैं लेकिन उसको अब्दुल नहीं मिलता। एक दिन पुलिस वाला उसको साइड फेस से देखता है और वो कहता है ये तो अब्दुल करीम है। लेकिन इसी बात पे उसका सब इंस्पेक्टर बोलता है सर एक बार कंफर्म कर लीजिए, अगर हमने गलत बंदे को पकड़ा तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो वो धीरे से बोलता है लाला। जैसी वो ये बोलता है वो पीछे पलट के देखता है
और कंफर्म हो जाता है कि यही है वो जिसको ढूंढने पुलिस इतनी दूर आई थी। और अब्दुल कहता है मैं पकड़ा नहीं जाता लेकिन तुमने मुझे पकड़ लिया। और उसके बाद उसके पास बहुत सारा पैसा मिला, लेकिन उसके बाद भी वो जेल में आना जाना लगा रहता था और मीडिया को भी पता लग गया था स्टैम्प पेपर स्कैम के बारे में। तो इस केस की सबसे बड़ी बात यह है कोपला जहां उसको जेल में रखा गया था, वहां डीआईजी ने सोचा कि चलो इसको जाके देखते हैं जो जेल में है भी या नहीं। तो उन्होंने जाके देखा तो देखते हैं कि वो जेल के बाहर एक पुलिस फ्रेंड के साथ बैठा हुआ है और अपने काम धंधे कर रहा है और जेल में भी 5 स्टार फैसिलिटी के साथ वो रह रहा था और वो अंदर बैठे बैठे भी मोबाइल अरेंज करके अपना काम कर रहा था। हर 7 दिन में वो सिम चेंज कर दिया करता था अपनी, जिससे वो पुलिस की पकड़ में भी ना आए। तो ये पकड़ा कैसे गया? तो अब बात आती है ईयर 2007 की। एक दिन उसकी बीवी ने इसको बोला आप अपनी गलती कबूल कर लीजिए और अल्लाह का वास्ता है आपको और सजा पूरी करके आइए। इसको जेल हुई 30 साल की और इसको 200 करोड़ का जुर्माना भी लगा। और 2017 का आते आते इसकी तबीयत इतनी खराब होने लगी, इसको अलग अलग प्रॉब्लम्स होने लगी, उसके ऑर्गन्स डैमेज होने लगे और ये 2017 में एक्सपायर हो गया। और इसको पकड़वाने में जयंत जो इसके गांव का था उसका बहुत बड़ा रोल था, वही समय समय पर पुलिस को लीड किया करता था। तो यहाँ तक कि वो अजमेर जा रहा है ये इन्फॉर्मेशन भी जयंत ने पुलिस को दी। दोस्तों उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो आप हमारी पहले की स्कैम वीडियोस भी देख सकते हैं, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।